राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और खरी खोटी, ये दो चैनल हैं हमारे। और मेरे साथ आज ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए अमेरिका से नीलम सिंह जी जुड़ रही हैं। नीलम सिंह जी, राम राम जी। राम राम जी। कैसी हैं आप? बस सब मंगल है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो H1B वीजा पे $1 लाख की जो वीजा फीस है, इसको लेके बहुत ज्यादा मतलब हंगामा मचा हुआ है। और अमेरिका में जितने भी लोग H1B वीजा और के वजह से वहां रह रहे हैं, उन लोगों में बहुत ज्यादा निश्चित स्वाभाविक रूप से बेचैनी होनी भी चाहिए। तो क्या है अभी इस वक्त स्थिति, क्या है और असल में हुआ क्या है, जरा बताइए। आप कितने सालों से यूएस में हैं? 23 साल से। 23 ईयर्स। जी। तो ये H1B से ही गई थी वहां पे आप? जी, मैं H1B से गई थी। मैं तो H1B से अब क्या गई थी। स्थिति है, क्या हुआ क्या और है? तो फीस तो हमेशा से स्पॉन्सर ही करते हैं, एम्प्लॉयर ही करते हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं है यहाँ पे लोग, और उनको 10 दिन तक, 10 बिजनेस डेज तक उनको वो यहाँ पे ऐड देना रहता है। जब उसमें नहीं मिलते हैं तो वो लेबर कंपनी या लेबर डिपार्टमेंट में ये एचआर भेजते हैं कि हमको बाहर से लोग चाहिए हैं, और फिर वो बाहर से आपको H1B वीज़ा में, अगर आप हाई स्किल्ड वर्कर हैं, जैसे कि आप टेक में हैं, मैथ और साइंस में हैं, क्रिटिकल नीड एरिया में हैं, तो आपको बुला लेते हैं। जब आपको बुलाते हैं तो जो एम्प्लॉयर है वो स्पॉन्सर करते हैं वो फ़ी, जो आज की तारीख में जो $100,000 बोल रहे हैं ना, वो उसको पहले $1,200, $1,500 ऐसा करके फ़ी रहती थी, जो एम्प्लॉयर ही स्पॉन्सर करते थे। बाकी फ़ीस तो नेचुरली जो हैं, जो जा रहे हैं यहाँ से एप्लीकेंट, वो भरते थे। तो कुछ कंपनीज़ तो उनको एयर ट्रैवल भी देते थे, डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी कंपनी है। जी। और जितनी बातें यूएस में नहीं हो पाती हैं, वो सारी बातें इतनी बड़ी-बड़ी हेडलाइंस बन के इंडिया अपने देश में हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है। तो क्या होता है कि एक एक खबर निकलती है और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा, उससे क्या होता है कि जो यहाँ लोग रह रहे हैं, जो इतने दूर हैं होम अवे फ्रॉम होम, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्या है, वो इतने एंशियस हो जाते हैं। एक तो वो यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस से जीते हैं, और फिर उनको ये बोल दिया जाता है आपको भगा दिया जाएगा, रातों रात आपको ये कर दें। तो वो इतनी ज़्यादा 100 फ़ोन एक दूसरे के पास से आते हैं, और बस ये हो जाता है कि अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने कल एक न्यूज़ देखा कि लोग ने कहा कि एमिरेट्स में भर-भर के लोग गए थे, तो कोई ट्रेन तो है नहीं, बोले उनको फिर वापस बुला लिए। तो वापस कौन-सी जगह बुलाए होंगे? भाई वो एक जगह से उड़ी होगी फ्लाइट, तो कहीं दूसरे जिसके डेस्टिनेशन में गई होगी ना। तो ऐसा सब कुछ हमारे एक एसोसिएशन है, हम लोग काफ़ी ग्राउंड रूट पे अपना काम करते हैं अपने कम्युनिटी के लिए, और हम लोग सब इनको यहाँ पे यही समझाते हैं कि यहाँ पर आप अपनी पसंद से, अपनी इच्छा से इधर आए हैं, और आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम डाउन रहना रहेगा। और मैं तो अपने कम्युनिटी से हिंदुस्तान में सिर्फ़ एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि इनकी और परेशानी ना बढ़ाएँ। क्योंकि आज भी हमारी मीटिंग थी मेरे टेम्पल में, और बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं देश छोड़ के यहाँ अपने माँ-बाप से या परिवार से दूर। वो इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि गवर्नमेंट तो बाद में एक्शन लेगी, वो उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। क्योंकि वो इतने परेशान हैं, और यहाँ के लोकल न्यूज़ से नहीं, वहाँ या इंडिया के लोकल न्यूज़ से, कि उसने ऐसा कर दिया वैसा। और अब जो है वो लोग अपने-अपने क्लैरिफ़िकेशन दे रहे हैं। पहले ये बोल रहे थे कि आपको हर साल 100,000 देना पड़ेगा। फिर अब आज डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और इमिग्रेशन से बोला गया कि नहीं, इट इज़ वन टाइम। और जो एक्जिस्टिंग H1B हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो जो न्यू एप्लीकेंट्स रहेंगे उनके लिए वो भी अभी चल रहा है, वो अभी एकदम 100% तो हुआ नहीं। और जो हमारे यहाँ के अंकल साहब हैं वो तो हर चीज़ में पलटी खा जाते हैं।
तो अपन को सिर्फ कामली यहाँ पे देखना पड़ेगा और अपने कम्युनिटी को यहाँ पे संभालना पड़ेगा। फिर हमारे जो कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर बहुत सालों से हैं, 3-4 जनरेशन से इधर हैं, वो अब एक चीज़ बहुत अच्छा हो गया आप लोगों की वजह से। आप लोग इतने अच्छे प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया है लोगों को, सिर्फ वहाँ नहीं एक किया आपने बाबा जी, आपने हम लोग को यहाँ पर भी एक कर दिया है। मतलब यहाँ पर तो जी। आप कोई चीज़ सोच भी नहीं सकते हैं जिस तरीके से लोग रहते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, बस ये जान लेते हैं कि अगर एक हिंदुस्तानी को प्रॉब्लम है, लोग जाते हैं, रीच आउट करते हैं, दूसरे स्टेट में भी रहते हैं तो उनकी मदद करते हैं। तो ये तो सिर्फ़ आप लोगों का ही योगदान है। आपने और आपके जो ऐसे जितने नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है हम लोगों की। नीलम जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा भी उत्साहवर्धन कर रही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, इसका मतलब अभी वहां पे भाई थोड़ी बहुत एंजाइटी तो होगी, पर जी, एज सच कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अभी जो लोग रह रहे हैं, जैसे जी। आप रह रही हैं, आपके वहां पे कोई संकट नहीं है, आपके एम्प्लॉयमेंट पे या आपके अमेरिका रहने में कोई अभी फिलहाल संकट नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जब वो वीजा फीस एम्प्लॉयर ने देनी है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसने आपको बुलाया, अच्छा मुझे आप बताइए, आप बता रही थी कि 10 दिन तक वो लगातार एडवर्टीजमेंट देते हैं, फिर उस हुँ। कंपनी वो कंपनी अपनी गवर्नमेंट से अप्रोच करती है कि भाई हमको यहाँ टैलेंटेड वर्कफोर्स नहीं मिल रही, हमको बाहर से मंगानी है। जी। क्या सचमुच अमेरिका में टैलेंट की इतनी कमी है? तो मैं तो ख़ैर एजुकेशन लाइन में ही हूँ और मैं करिकुलम यहाँ के लिखती हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में साइंस और मैथ की। तो मैंने ये देखा है कि जो अपने बच्चे इधर-उधर से आते हैं, छोटे-छोटे जो अपने पेरेंट्स के साथ H-1B में वो बच्चे ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है जिसको वो पार नहीं कर पाते। क्योंकि अपने घर का माहौल ऐसा होता है ना, इतने दूर से लाए हैं तो आपको पढ़ना ही है, चाहे पिटाई हो, कुछ भी हो, आपको पढ़ना ही है, उसका कोई एक ऑप्शन नहीं रहता है। तो बच्चे बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं और अभी जो 2-3 जनरेशन हो जाते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। रही बात टैलेंट नहीं मिलने की, लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, असल में बात ये है और या तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उनके साथ भी जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के हैं, जो अमेरिकन्स हैं, उनके साथ अपनी समस्याएँ रहती हैं। उनके साथ इतने चैलेंजेस रहते हैं कि 12th के बाद उन्हें खुद ही कमाना है, खुद ही पढ़ाई का फ़ीस देना, फ़ीस बहुत भारी होती है, बहुत हाई फ़ीस है। तो उनको सारे काम करना है, इंसान जब घर के सारे खाना-पीना, बनाना सब करके फिर वो जाता है, फिर अपने लिए जॉब भी करता है, तो बच्चा थक जाता है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो वो ये सब भी कारण है। ये नहीं कि ये लोग तेज़ नहीं हैं, इनके पास तो बहुत दिमाग है, यहाँ का स्टैंडर्ड जो है पढ़ाई का बहुत हाई है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में है। लेकिन जो एक पैरेंटल सपोर्ट होता है ना, जो देसी लोग करते हैं, चाहे पढ़ाई करो बस, तुम खाना नहीं बनाना, तुम अपने हाँ। हाथों से खिला देंगे, ये बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें। जी। बच्चों का जो एक अपन कंटिन्यूअस सपोर्ट करते रहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी लोग तो कहते हैं अब आपका हमने करा दिया 12वीं, अब आपकी लाइफ़ है, आप जाके पढ़ो कॉलेज। तो वो जो उनकी लाइफ़ है, उनकी लाइफ़ में बहुत चैलेंज है। बहुत ज़्यादा चैलेंज रहती है, तो इसलिए वो एक समय पे आके वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास टैलेंट की वो बहुत तेज़ हैं पढ़ाई में, बहुत अच्छा उनका दिमाग है, वो यहीं से पले-बड़े हैं, यहीं के हैं लोग, तो उनके पास दिमाग तो रहेगा ही। लेकिन बस ये है कि वो जो चैलेंजेस में से जूझते रहते हैं। रही बात कॉलेज जाने की, तो 15% ही तो लोग वहाँ पे सक्सेसफुल हैं कॉलेज में। तो वो जो 15% बाकी जो जाते हैं, लेकिन वो दूसरे-दूसरे फ़ील्ड में जाते हैं, स्टेम फ़ील्ड में नहीं जा पाते हैं। स्टेम फ़ील्ड में अपने बच्चे जा रहे हैं, स्टेम फ़ील्ड में बाहर से लोग आ रहे हैं और ये जो H-1B है, ये हर समय अगर अपन सोचते रहते हैं कि ये इंडिया के लिए, ये सिर्फ़ इंडिया के लिए नहीं है। H-1B तो पूरे दुनिया के देशों के लिए रहता है ना, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ़ जो स्टेम फ़ील्ड में आते हैं, वो इंडिया और चाइना से आते हैं, तो इट इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग अस। और ये लोग का अगर आप इनका भी बात सोचो तो वो भी सही है। वो ये कहते हैं कि हमारे पास अब जॉब खत्म हो रही है और बाहर से लोग आ रहे हैं। जैसे अभी अपन एग्ज़ाम्पल लगाए कि अगर हमारे यहाँ जो बाहर से आ जाते हैं लोग, अपन बोलते हैं ना कि इस यहाँ पे चाहे छोटे भी जॉब हैं, बोले हमें तो मिल नहीं रही लेकिन ये बाहर वालों को लिए हुआ है। अपन तो एक-एक स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ ऐसा रीजनलिज़्म कूट-कूट के भरा हुआ है।
तो इट इज़ ये है, तो अभी तो बस यही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मैं बहुत ही क्लोज़ली यहाँ के यूथ्स के साथ काम करती हूँ कि इन्हें पैनिक ना हो। इनको जो यहाँ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि उनके ग्रीन कार्ड ना फाइल हो। अब जैसे हम लोग 6 साल H1B में मैं थी, उसके बाद ग्रीन कार्ड मिला, फिर ग्रीन तो एक बार आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता, फिर आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इवन फाइल भी जब हो जाता है ग्रीन कार्ड, तो आपको एम्प्लॉयर से आप अलग हो जाते हैं, मतलब एम्प्लॉयर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहती। एक बार उसने फाइल कर दिया एम्प्लॉयर ने, फिर वो आपकी वीज़ा और ये सब के बारे में सोचते ही नहीं है। फिर आपको अपना अटर्नी जो मिलता है इमिग्रेशन का, जो करवाते हैं कंपनी, वो आपको फिर बिटवीन अटर्नी, इमिग्रेशन लॉयर एंड द क्लाइंट, उनके बीच में रहता है। तो जो शुरुआत के 3 साल है ना, जिसमें आपका ग्रीन कार्ड फाइल होगा या नहीं, कंपनी विल वांट यू फॉर अ लॉन्गर पर्पस और नॉट, लॉन्गर टाइम और नॉट, वो उस समय का है बस। एक बार आपका I-140 करके एक फॉर्म होता है, वो भर गया, तो फिर उसके बाद कोई वो नहीं है, नो लुकिंग बैक। तो ऐसे उसके बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और किसी को, मुझे तो नहीं लगता है। अब ये है कि नौकरियां ही खुद कम हो रही हैं यहाँ पर, जैसे जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जी। असल में तो ये प्रॉब्लम अमेरिकन कंपनीज के लिए खड़ी हो गई ना। जी। अमेरिकन कंपनी को हायरिंग बहुत महंगी हो गई। जी। आपको क्या लगता है कि अमेरिकन कंपनीज इसका क्या हल निकालेंगी? वो तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे, रिपब्लिकन से। वो थोड़ी ना ऐसे बैठे रहेंगे। आप अचानक से ओवरनाइट आप एक इंजीनियर थोड़ी ना खड़ा कर सकते हैं ना, एक हाईटेक इंसान नहीं खड़ा कर सकते। तो फॉर द टाइम हम्म। बिंग तो उनको जो जो जगह उनको ज़रूरत है, वो तो करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान कर रहा है, अलग अलग देश से भी आके लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का। मेरे बैकडोर नेबर रहते हैं, वो इसराइल के हैं, और वो, उनकी कंपनी है, और उनके कंपनी में सारे इंडियंस हैं। तो वो हमेशा मुझसे कहते रहते हैं कि हमने तो बहुत सारे इंडियंस को हायर किया अपनी कंपनी, और वो जूश कंपनी है। सो इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज के लोग यहाँ पे जो बस गए हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं। आज मैं चाहूँ तो, अगर मैं जैसे अगर अपना काम छोड़ के अगर एक बिजनेस करूँ, तो मैं अब H1B में लोगों को बुला सकती हूँ। तो ये तो सिर्फ यही लोग, इनके नेटिव्स ही नहीं बुला रहे हैं, अलग अलग कंपनीज हैं और वो बुला रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो हमारे जिस टेम्पल में मैं जाती हूँ, उस टेम्पल के जो पंडित जी हैं, वो उड़ीसा से आए हुए हैं, मिश्रा जी। और वो इसी वीज़ा में, वो उनका एक अलग कैटेगरी होता है, वो H1B नहीं है, वो रिलीजियस वर्कर कैटेगरी में। तो वो भी तो वीज़ा में ही आ रहे हैं ना। उसको हमारे टेम्पल ने, हिंदू वर्शिप सोसाइटी ने उनको किया है स्पॉन्सर। तो ये सबके लिए परेशानी है कि सबको बहुत बड़े अमाउंट देना पड़ेगा। कहीं न कहीं से वो फिर से बैक ऑफ तो करेंगे ही, और फिर फ्लिप मारेंगे, और फिर थोड़ा कुछ हो सकता है। तो ये क्या है कि अच्छा, ऐसे इतना वो नहीं है। भारत में विपक्षी दल जो है वो इसको ऐसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि हुँ। ये मोदी गवर्नमेंट की जो विदेश विभाग है या विदेश नीति का फेलियर है। सच्चाई क्या है? विदेश नीति तो अपने देश की इतनी अच्छी है। मेरे को तो 23 साल हो गया। जो सम्मान और जो एक इंडिया को एक अलग ही प्लेटफ़ॉर्म में लोग देखते हैं पूरे विश्व में, जो अमेरिका में, वो बिल्कुल अलग है। एक पॉज़िटिव वे में देखते हैं। पहले हम जो एक जो कहते हैं ना, एक डिफेंसिव गेम खेलते थे। अभी हम थोड़ी ना खेलते हैं, अब हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं, ठीक है? और अब जैसे 50% टैरिफ का हुआ, उसमें क्या भारत का इतना नुकसान था? हो रहा है, कुछ-कुछ फ़ील्ड में तो रहेगा ही, लेकिन वो अपने ग्राउंड से स्टिक करके रखे हुए हैं। और इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी कि जहाँ-जहाँ नुकसान हो रहा है, भई उन भारतवासियों के लिए कुछ काम करें, उनको भी कुछ अपॉर्च्युनिटी दें। इतनी अपॉर्च्युनिटी ओवरनाइट भी ख़ैर नहीं आएगी, अपन को ये भी सोचना है। अपने देश ने काफ़ी त उन्नति कर ली है, इंडिया ने, लेकिन अब और भी तो करना है ना उसको। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स ही नहीं आएँगी कि जो लोग इधर आएँगे ही नहीं। लेकिन हाँ, ये है, जो इधर आ जाते हैं, वो लाइफ डिफरेंट है, तो लोग आना चाहेंगे। अगर आज ये लोग 100,000 रुपए डॉलर भी माँगेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं इंडिया में, जो वो भी देने को तैयार, देखिए अगर कंपनी नहीं दे रही है, तो वो खुद देने को तैयार होके आ जाएँगे। ऐसा भी है, क्योंकि लाइफ जो है, मैं तो हर
2 महीने में 3 महीने में इंडिया जाती हूँ और मैं देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने देश में बहुत अच्छी हैं, सारा कुछ अच्छा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने से थोड़ी ना होगा, जो एक माइंडसेट है ना, जो एक मानसिकता है, वो बहुत डिफरेंट है। वो उसको लाने के लिए वो लिटरेसी की ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ाई-लिखाई नहीं, एक मानसिकता अपनी जो होती है ना, अपने माइंडसेट को हम्म। चेंज करने की। मतलब हम लोग हर चीज़ को इतना, अब जैसे मोदी जी के लिए करने लगे। इसमें मोदी का क्या रहेगा? हमें तो प्राउड फ़ील करना चाहिए कि भई वो झुके नहीं, है ना? वो अब उनको मालूम है कि वो इतने सारे जो हैं टैरिफ, वो इलेजिटिमेट है, वो तो गलत है। तो यहाँ के लोग भी उस बारे में बोलते हैं। और अगर अगर यहाँ के बारे में सोचे तो भाई यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वो अपने देश के बारे में सोच रहे हैं कि भाई हम अपने आप को इतना बना लें कि हमें बाहर से चीज़ ना मिले, लाना पड़े। तो दोनों साइड ही है। लेकिन यहाँ पे अभी H1B में तो ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों को तो ये बोल दिया गया कि इन्हें पकड़-पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्यों? ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं, डिपोर्ट पर कर। नीलम जी, यहाँ पे इंडिया अभी जस्ट आपसे बात करने से 5 मिनट, ये वीडियो हम जो है सुबह 8:30 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी। और मैं अभी आपसे बात शुरू करने से पहले एक आर्टिकल जी। पढ़ रहा था कि हाय मेरे बच्चे की तो शादी कैंसिल हो गई है, और माँ दहाड़े मार मार के रो रही है। इंडिया में ये खबर छपी है कि माँ दहाड़े मार मार के रो रही है, जी मेरे बच्चे की तो जिंदगी बर्बाद हो गई, टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, अब $1 लाख, और वो H1B वीजा वाला पूरा चल रहा है यहाँ पे। हमारे अब मीडिया ने बहुत ज्यादा एंजाइटी फैलाई है। जी, और शादी के लिए भी ये वैसे सच बात है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। हमारे उधर मालवा तरफ में एक बहुत ही जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, एक अच्छी खासी उनकी रॉयल फैमिली है, और उनके बेटे की शादी से विसले लगी थी कि, कि लड़की का H1B था यहाँ पर, और बिल्कुल ही मतलब आप पोल्स अपार्ट हैं देखने में भी और हर तरीके से। लेकिन सिर्फ इसलिए करी शादी क्योंकि वो जो लड़की है, बहू जो आ रही है, वो अमेरिका में जॉब करती है। तो अगर किसी के बारे में पता चल गया कि H1B में लड़का गया हुआ है और अभी कुछ श्योरिटी है नहीं जॉब की, तो कैंसिल हो सकती है। कई लोगों को ऐसा रहता है कि लड़का या हाँ। लड़की अमेरिका में है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो शादी के लिए एक बोनस पॉइंट हो जाता है, चाहे आपको हिंदुस्तान में बहुत अच्छा लड़का या लड़की क्यों ना मिल रही हो। तो ये है, ऐसे किसी की कोई जॉब वॉब तो नहीं गई है। और जिनकी जाती है, जो इंडिया में जाके बताते हैं कि ऐसा रेसिज्म और ये वो कर रहे हैं, वो खुद ही इलीगल रहते हैं। वो खुद ही, जैसे आपके पास अभी H1B मिला आपको और आपको एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया, तो आपका ये लॉयल्टी बनता है कि आप 3 साल उस कंपनी के साथ रहें। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोग 1 साल 2 साल के वीजा पे आते हैं और ये आपस में ही बात कर लेते हैं, और कोई इंडियन को पकड़ लेते हैं और लॉयर को पकड़ लेते हैं, और ये अपना वीजा ट्रांसफर करके किसी और कंपनी में चले जाते हैं। जब ये बच गए तो ठीक है, 9 आउट ऑफ द 10 टाइम्स बच जाते हैं वैसे। और जो 10th टाइम पे अगर वो फंस गए, तो उनको लेके लोग टिकट देते हैं, जाओ वापस जाओ। तो वो जो बच के जो जिसको भेज दिया जाता है ना, वो यहाँ के बताते हैं भाई हमें तो जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया, हमारा वीजा। और वही इंसान जो है वहां पर र्यूमर फैला देता है। अगर आप अच्छा। लीगली आए हैं और आप लीगली अच्छे से H1B वीजा पे काम कर रहे हैं, आपका वाकई में होता है ग्रीन कार्ड और आगे तक आप जाते हैं। लेकिन ये जो कंपनीज होते हैं, इन लोग इंट्रा ट्रांसफर वीजा पे भी आते हैं। 9 महीने का प्रोजेक्ट है लेकिन जाएंगे नहीं, बोलते भी हैं मर जाए लेकिन जाएंगे नहीं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है और इतना दुख होता है कि उनके माँ बाप की डेथ हो गई, वो गए नहीं। क्यों? क्योंकि जाएंगे तो उन आउट ऑफ स्टेटस वैसे ही हो गए, तो वो नहीं चाहते हैं। जैसे कि कोविड में हुआ था, कोविड में कितने लोग चले गए, डेथ हो गई, और वो लोग नहीं जा रहे थे, इसलिए नहीं जा, ऐसा नहीं कि फ्लाइट नहीं, यूनाइटेड एयरलाइंस और एयर इंडिया रोज अमेरिका से जा रही थी, लेकिन वो लोग वहां झूठ बोलते थे कि हम लोग नहीं आ सकते हैं क्योंकि यहाँ से सब कैंसिल है। मैंने तो बहुत बारीकी से, मैं 3 बार कोविड में आई और गई हूँ, इंडिया यूएस से इंडिया और ह्यूस्टन से भोपाल, भोपाल से ह्यूस्टन। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितनी बातें यहाँ वहाँ पे बोलते हैं, जितनी न्यूज़ इंडिया में मैं सुनती हूँ दैनिक भास्कर में रोज, वो यहाँ नहीं होती लेकिन अपने देश में हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम है अच्छा, यहाँ पर। ये बताइए, 50% टैरिफ ट्रंप ने लगाया, और उसकी वजह से सिर्फ इंडिया नहीं और बाकी देशों पे भी लगा है। जी। अमेरिका में बता रहे थे कि महंगाई बढ़ जाएगी,
कितनी बढ़ बढ़ी गई, महंगाई। बहुत बढ़ गई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता सकती हूँ। एक जो चावल के 20 पाउंड्स का जो राइस है, वो अगर मैं $20 में खरीद रही थी, आज की तारीख में $35 में, मतलब 50% हम दे रहे हैं, हम पर पड़ रहा है बाहर। हाँ, मतलब जो निश्चित रूप अगर से आप टैरिफ आपने देना है। तो जी अमेरिकन जनता, एक बात बताइए ना, हमारे यहाँ तो अगर किसी चीज का दाम अगर 1 रुपया बढ़ जाए ना, 1 रुपया, तो यहाँ तो हंगामा मच जाता है। मेरी बात सुनिए, कल मोदी जी ने शाम को 5 बजे ही एड्रेस द नेशन, आपको भी पता लगा होगा। जी जी और आपको मालूम है कि जीएसटी में सीधे सीधे 10% की कमी आई है, जी और चीजें इतनी सस्ती हुई हैं। मतलब बाकी देशों में, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, भारत में कम हो रही है। अभी जी मुझे कल हम चर्चा कर रहे थे कि इस वक्त मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की जो रेट है, वो रिकॉर्ड लो है। इट इज ओनली 1.75% इन इंडिया। जी पहले, इससे पहले, और कल 10% जीएसटी में ऑलमोस्ट एवरेज 10% का रेट कट हुआ है। जी एक मोटरसाइकिल जो पहले 3 लाख का मिलता था, अब वो 30,000 रुपए सस्ता हो गया। सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और बहुत सारी चीजें, मतलब मुझे तो लगता है कि 90% ऑफ द गुड्स हैव बिकम चीपर इन इंडिया। कल से वो लागू हो जाएगा। वो मोदी जी ने एक तरह से राष्ट्र को तोहफा दिया है नवरात्र पे। तो वाह जहां दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, भारत में महंगाई घट रही है, चीजें सस्ती हो रही हैं। जी तो यहाँ तो बहुत महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है। लेकिन एक चीज जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि मानसिकता चेंज होने की बहुत जरूरी है। यहाँ के लोग है ना, आपस में बात करेंगे, ये एवरीथिंग इज गोइंग हाई, इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी हाई। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि ये इसने ऐसा कर दिया, या चिल्लाना, येल करना, ये सब नहीं करते हैं। कहेंगे, oh, I need to cut down my budget. I guess I won't go to the restaurant so often. I need to stop doing this. I need to look at my closet. How many things I have. वो अपने आप के बजट को ठीक करते रहते हैं। बोलते हैं, अब वो इलेक्शन जब नेक्स्ट होगा तो उस पे पता चलेगा कि वो किसको वोट देंगे। लेकिन वो इतना, जो कहते हैं ना देसी भाषा में, चिल्लापो नहीं करते। वो वो अपने आराम से बात करते हैं। अभी हर चीज में जो हम लोग इतना हल्ला करने लगते हैं ना, उससे क्या हो रहा है कि देश में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जो हमारा यूथ है, वो उसके लिए तो बहुत ही वो है। मतलब हम लोग सोचना चाहिए कि इनको हम क्या दे रहे हैं। उनको आप सिर्फ एंजाइटी दे रहे हैं, वो परेशान होते हैं, वो गलत जगह जाते हैं। मतलब उनको आप ऐसा बना के रखें। और ऊपर से क्या है कि उनमें सहनशीलता तो वैसे ही भी कम है इस वाले जनरेशन में। जो हम लोग, अगर मतलब मैं तो अपना ही सोच सकती हूँ कि जो जिस तरीके से मेरे पेरेंट्स पीट पिटा के मुझे पढ़ाते थे, और ये नहीं करना, आज मैं वो नहीं कर सकती हूँ अपने जनरेशन के साथ, है ना। तो ये सारी चेंजेस बहुत हुए हैं। वो बैक टू जो हमारा था। और यहाँ पे मैं आके देखती हूँ, अच्छे से कुटते हैं यहाँ पे बच्चे, ये अमेरिकन मारते हैं और उनसे चीजें ले लेते हैं। जब हर चीज वो अर्न करते हैं बच्चे, फोन रख लेते हैं, हफ्ते भर मांगते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे, दे दो फोन, नहीं, यू हैव टू अर्न इट। हमारे 5-6 साल के बच्चे ट्रैश का डब्बा उठाए, सुबह सुबह जब माँ बाप जा रहे रहते हैं, देखते हैं वो रोल करते हुए चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज तो, बहुत सारे तो मिसकंसेप्शंस हैं। और अपने जो यूथ है वो वहाँ लेजी होते जा रहा है। वो सोचते हैं कि नहीं सब कुछ, जबकि बिल्कुल डिफरेंट है। जो ऐसे अपन के पेरेंट्स पालते थे, जैसे स्ट्रिक्ट थे, वो ये लोग ऐसे ही हैं। लेकिन बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जिनको लेके अपना यूथ बहुत वो हो रहा है। बट या बैक टू H1B, मैं तो बहुत क्लोजली वर्क करती हूँ। मेरी डिस्ट्रिक्ट स्पॉन्सर करती थी H1B। तो मेरे को पूरा वो लेबर डिपार्टमेंट, और हमने बहुत सारे एक्सचेंज वीज़ा में भी बुलाए हैं लोगों को। J1 वीज़ा में, J1 इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू H1B। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एम्प्लॉयर पे तो पड़ेगी बहुत बड़ी गाज, तो वो दे विल बी वेरी सिलेक्टिव। अब जैसे डॉक्टर्स हैं, हर 5वां बंदा जो है अपने देश का है। आप अल्ट्रासाउंड कराने चले जाओ, टेक्नीशियंस भी वही हैं, या तो अपने यहाँ के हैं, या फिलीपींस के हैं, या वियतनाम के हैं। सारे मतलब एशियन कंट्रीज के ही आपको मिल जाएंगे। किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है इतनी पढ़ाई करने के लिए जो अपने देसी लोग पढ़ लेते हैं।
क्योंकि उनमें एक पैशन रहता है कि जब इधर आए हैं तो पढ़ना है। वो और अपने बच्चों को भी, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन होता है ना, वो बहुत सैक्रिफाइस करता है सेकंड जनरेशन के लिए, वो कंफर्ट लाने के लिए। वो तो अपने देश में भी है कि जो पेरेंट्स चाहते थे वो चाहते थे अपन और ज़्यादा अच्छे से रहें। अच्छा, ये बताइए, भारत में एक चर्चा और चल रही है कि इससे ब्रेन ड्रेन रुकेगा। अगर पहले तो क्या था, खुद मेरी भांजी, मैं आपको बताऊं, उसने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग किया जी, कंप्यूटर्स में, और वो पढ़ाई के दौरान ही उसका फाइनल ईयर में ही फिक्स हो गया था कि वो यूएस चली जाएगी, और वो यूएस चली गई। जी, और अभी वो वहां पे उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया एंड शी इज डूइंग वेरी वेल इन यूएस। जी। मैंने उससे एक बार पूछा कि भारत आने का, वापस आने का कोई इरादा? कहते नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। पर ये जब H1B वीजा इतना महंगा हो गया, सारा प्रोसेस ऐसा हो गया, आपको लगता है ब्रेन ड्रेन रुकेगा? वाकई रुकना चाहिए, ब्रेन ड्रेन रुकना चाहिए, भारत के लोग भारत में ही काम करें? वो तो खैर कैसा बहुत ही, रहेगा ये? भारत के लोग भारत में ही रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अभी तो ओवरनाइट तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं मिलेंगी ना। तो उसके लिए अपन तो सिर्फ, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी यूथ हैं जो आना चाहते हैं यहाँ ही, सिर्फ नहीं बाकी भी देशों में, उनके लिए आसान रहे और वो जाएं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लें। हम लोग तो यहाँ चाहते हैं कि और ज़्यादा लोग आएँ। एक तो क्या है कि हमारा समाज बढ़ेगा, हमारा समाज बढ़ रहा है। हमें इतनी खुशी होती है जब, जैसे मैं हिंदू वर्शिप सोसाइटी की मेंबर हूँ, तो हमारे यहाँ जैसे एक नया बंदा आया या बंदी आई और पता चला, तो हम उनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे मंदिर में आइए। हमारे पास संडे की क्लासेस हैं जो उनके बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा डिस्कशंस होता है। तो हम लोग के संडे जो रहता है वो वहीं गुजरता है। सुबह 8:30-9 बजे बच्चे लेके हम लोग पहुंच जाते हैं। वहीं खाना बनता है, वहीं होता है, यज्ञ होगा, सारा कुछ जो हवन होगा, सॉरी, और सुंदरकांड होने के बाद फिर हमारा खाना तैयार, सब बैठ के खाना खाते हैं। और उस वक्त बच्चों को क्लासेस होती है 2 घंटे की। तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा, हम लोग तो चाहते हैं कि और लोग आते रहें यहाँ पर, ताकि हमारा, और उससे क्या स्ट्रेंथ बढ़ती है, जैसे जितने लोग आते जाएंगे तो आप उतने माइनॉरिटी में नहीं रहेंगे ना, आपके जैसे लोग और हैं और जगह में रहेंगे। और एक प्रकार से देखा जाए एम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए भी तो होता है। जैसे अगर आप एक इंजीनियर हैं, यहाँ काम कर रहे हैं दिल्ली में, और आपको यहाँ नौकरी मिल गई, तो आपके एक पोजीशन वहाँ खाली हुई ना, कोई दूसरा को भी जॉब मिलेगा ना। तो एक साथ 2 लोग एम्प्लॉयड हो गए। एक तो यहाँ आ गया और जो जिसने उसकी पोजीशन ली उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो उससे तो देश के लिए अच्छा ही है। और ब्रेन ड्रेन तो अपने, तो वैसे ही जनसंख्या इतनी है तो ब्रेन तो बहुत है। इतनी इतना इतने भारत के पास एक्सेस ब्रेन है। बहुत बहुत है और बहुत चलता भी रहेगा। तो सब लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं, वहां भी रहेंगे और यहाँ भी आके जो है बढ़िया अपना झंडा गाड़ेंगे। इसमें क्या है ना। तो मैं तो चाहती तो हूँ बहुत लोग इधर है। आपका ये कहना है कि कुल मिला के परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, खामखा हाँ, हल्ला मच रहा है जो भारत में ज्यादा बिल्कुल मच रहा है, वहां के लोग एकदम कूल बैठे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो सॉल्व हो जाएंगी। और अच्छा, बिल्कुल। एलॉन मस्क ने पहले पहले दिन बड़ा तीखा बयान दिया, बहुत तगड़ा जी। बयान दिया, हम्म, और आज वो थोड़ा यू टर्न मारते हुए दिखे हैं। अब थोड़ा सा उनकी उन्होंने वहाँ थोड़ी-थोड़ी सॉफ्ट। सुलह होती भी जा रही है ना, ये भी तो है ना, आपको पता होगा। अच्छा। उनकी थोड़ी बहुत सुलह भी तो चल रही है, उनको अपना टेस्ला भी तो चलाना है। क्या है यहाँ पर, आपको कितनी भी परेशानी हो, एक चीज़ मैंने ये बहुत अच्छी सीखी है। देखिए, हर देश से आपको कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा दोनों ही सीखने को मिलता है। यहाँ के लोग हैं ना, जब इन पे गाज गिरे ना, तो ये सब एक हो जाते हैं और ये सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं। इनको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। एक तो क्या है, खुद इतने समृद्ध हैं, तो इनको बाकियों से कोई लेना देना नहीं। अगर आप इनसे इन्हीं के बारे में कहीं बाहर का पूछ लोगे ना, तो वो आपको ऐसे देखेंगे, और रियली आई डोंट वॉच न्यूज़ कहेंगे। मतलब उनको कोई लेना देना नहीं रहता। आप अमेरिका की बात बता देंगे, लेकिन वो लोग अपने शहर और अपने स्टेट से ज़्यादा किसी और पे के बारे में ध्यान ही नहीं देते। उन लोग इस तरीके से रहते हैं, उन लोग स्ट्रेस में नहीं रहते बिल्कुल भी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्टेट के बारे में, और एट द मोस्ट अपने देश के बारे में। उन्हें कोई लेना देना नहीं है।
तो वो क्या है, यहाँ पर जब उन्होंने देख लिया कि भाई ये तो सब लोग मेरे ही पीछे पड़ गए, लोग ने इनकी गाड़ियां को जो है कि हम नहीं खरीदेंगे, इनकी गाड़ियों की बिक्री कम हो गई। नहीं तो अच्छी खासी बिक्री हो रही थी, लेकिन अमेरिका में अब बिक्री बहुत कम हो गई है, सेल कम हो गई है। तो वो तो यू टर्न मारेंगे भाई, उसकी इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अभी ओवरऑल ट्रंप साहब की लोकप्रियता अमेरिका में कैसी है? ये सब कुछ वो जो कर रहे हैं वो तो अमेरिका के लिए कर रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, अमेरिकन कंपनियां भी थोड़ी परेशान होंगी, उनको हायरिंग बहुत। में दिक्कत होगी। ओवरऑल ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत कम हो गई है। आप बताइए एक्चुअल स्थिति क्या है यूएस में? तो जो उसके सपोर्टर है ना, उस प्रेसिडेंट के, तो वो लोग नहीं पीछे हटने वाले, क्योंकि वो सारी एक ही मानसिकता के हैं कि भाई ये हमारी जमीन है, ये हमारी धरती है, हम यहीं रहेंगे, बाकी सब जो है वो सेकंड क्लास रहेंगे। तो उन वो तो उस कुछ भी कर दे, कितनी भी गलती कर दे, वो नहीं छोड़ने वाले। लेकिन वो जो मिडिल वाले थे ना, जो बाइडेन से डर के, परेशान होके, थक थक के इनको वोट दिए थे, वो लोग अब सोचने में हो गए कि क्या करना चाहिए। जैसे मैंने तो दिया था वोट मैंने तो ट्रम्प को ही दिया था, ये सोच के कि बहुत अच्छा ही होगा, कि ये डीप स्टेट से बचाएगा हमारे देश को, ये वो। लेकिन अब ये तो उल्टा ही हो रहा है ना। तो क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो नहीं, ट्रम्प ने बहुत आप अच्छा किया था। जी। अच्छा, डू यू स्टिल सपोर्ट ट्रंप? हाँ, मैं करती हूँ, अभी लेकिन भी आप? उसकी कुछ नीतियों पे मैं अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारी हैं नीतियाँ जो देश की को मतलब मुश्किलों में डाल सकती है। जैसे अभी देखिए, हम लोग ने ये सोचा था कि जब वो आ जाएंगे तो इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन तो इतना हाई है, एक एग्जांपल बता सकती हूँ कि जैसे अगर आप एक ब्रेड $2.5 के लेने जाते थे, आज की तारीख में $4, $4.5। आप ये सोचिए कि अगर ये चीज अपने देश में वहां हुआ होता तो क्या हो गया होता। कितने सारे जो है ना, रोड पे लोग आ गए होते। मतलब 50-60% इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है यहाँ पर। तो इससे बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ के ही लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। और रही बात हिंदुस्तानियों के लिए, तो हिंदुस्तानी क्या, आधे से ज्यादा समय तो हम लोग तो अपने घर में ही खाते हैं। तो जी। उन पे अपन ने खुद बनाया और खाया। बाकियों के लिए तो बहुत दिक्कत है। जो इनके ये यहाँ के जो लोग हैं, वो तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उसके कट्टर सपोर्टर हैं, वो नहीं कुछ बोल रहे हैं। कुछ हैं जो थोड़ा-थोड़ा बोलते हैं, लेकिन उनका जो कहने का तरीका होता है ना, बड़ी शांति में रहते हैं। वो ये लोग ये सब नहीं करते हैं, मतलब इतना नहीं करते हैं, जो अपन लोग करते हैं वहाँ पर। अच्छा, मोदी जी के लिए आप क्या कहेंगी? हालांकि मुझे मोदी पता है आप यू आर मोदी सपोर्टर, पर जी। ओवरऑल मोदी जो देश के लिए कर रहे हैं, एक अंतिम प्रश्न है ये। देखिए, मोदी जी जो कर रहे हैं, वो हर एक उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि हम लोग सबको जागरूक कर दिया। जो दबे-दबे शब्द थे ना, जो इंसान सोचता था कि अरे यार ये कैसे कर देते हैं, ये कैसे हमारे लिए ऐसा बोल देते हैं, मज़ाक कर देते हैं। चाहे आप फ़िल्मों में देखिए, चाहे इवन पब्लिकली भी। और हम लोग में जितनी अज्ञानता थी, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो आज के जो पीढ़ी है, जो आप लोगों को देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता आप जैसे नेशनलिस्ट यूट्यूबर्स लोगों को। चाहे मैं हर एक आप लोगों को देखती हूँ, रोज वॉच करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने समाज को कैसे जोड़ दिया और समाज को इतना जागरूक बना दिया। जैसे दीक्षित साहब जी को तो मतलब गुरु जैसे हैं, मतलब मैं उनका सुनती रहती हूँ। और मैं जब देखती हूँ कि उनके जो कमेंट्स रहते हैं लोगों के, वो यूथ हैं, आप लोगों से ज्यादातर सब यूथ जुड़े हैं, मतलब हर ऑल एजेस के। लेकिन आजकल जो मैं अभी अपने कजन से बात कर रही थी कल वीकेंड में, तो कुछ बात चली, मैंने कहा कि मैं रामेश्वरम इस बार छुट्टी में जाऊंगी। तो वो उसने मुझसे 3-4 सवाल पूछे जो बिल्कुल कंप्लीटली लेफ्टिस्ट था। और उसने मुझसे पूछने लगा, अच्छा दीदी ये बताओ कि वहां पे कैसे पूजा हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। एंड आई वाज स्टन्ड। I was so pleasantly surprised to have a conversation with him
who did not believe in all this. तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम में इतनी चेंजेस कैसे आ गए? तो बोला ये जो है ना, फिर वो अजीत भारती का बहुत बड़ा फैन है, तो वो बोलने लगा कि मैं, वो तो मेरा रोल मॉडल है, मैं इनको देखता हूँ, ये करता है। तो आप लोग जैसे लोगों ने ना हमारे यूथ को संवार दिया है बेसिकली, और ये तब से हुआ 2014 से। ये जो आप लोग कर पा रहे हैं, आप लोग को मिल रहा है ये प्लेटफॉर्म, नहीं तो आप ये सोचिए कि पप्पू भाई के समय आप लोग कैसे कर पाते, सब के सब पे धाराएं लग गई होती। तो ये बहुत बड़ा चेंज मोदी जी ने, और उन्होंने यूथ, आप सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है कि जैसे ठीक है बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाना है, जैसे स्पेशली सोशल स्टडीज में, लेकिन ये आप सोच भी नहीं सकते थे कि रिविजन होता। तो मैं ये सारे इंडिया की जो सोशल स्टडीज बुक्स रहती है उनको पढ़ती हूँ, देख रही हूँ एनसीईआरटी की कैसे बहुत मिनिमम चेंजेस हैं, लेकिन कहीं तो शुरुआत होनी थी ना, वो शुरुआत हो गई है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, इससे ही बहुत बड़ा समाज में डिफरेंस आएगा, और आ भी रहा है। तो नीलम जी, आज जी की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करेंगे, पर मैं एक बात कहूंगा कि बिल्कुल चेंज आया है, परंतु हम लोग राइट विंग जो ओपिनियन मेकर्स और हम लोग हैं, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। हम लोगों, ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जो हमको मिले हुए हैं, जैसे यूट्यूब और बाकी सब है, ये हम राइट विंगर्स को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। जो व्यूज उन लोगों को मिलते हैं वो हमको नहीं मिलते। हमारे पर तो रोज स्ट्राइक आती है, हमको तो सर्वाइवल भी, मतलब देश में हमारे लिए अनुकूल माहौल है, परंतु जो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमको हमेशा सप्रेस करते हैं, हमको दिखाना नहीं चाहते। हमारे लिए, हम तो विपरीत धारा में तैर रहे हैं, हम ही लोग जानते हैं। अभी मेरे चैनल पे 3 महीने की स्ट्राइक आई थी, अब फिर से वार्निंग आ गई। मैं कुछ भी बोलता हूं, आई थिंक लोगों को या तो मेरे भगवा रंग से दिक्कत है, और जो लेफ्ट विंग है, जो सेक्युलर बिरादरी है, इनको बहुत व्यूज मिलते हैं। इनको तो भर भर के इनके मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, हम लोग 5,000 व्यूज के लिए तरसते हैं। तो ठीक है, बट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग, हम काम कर रहे हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हमने हार नहीं मानी है, और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी दोबारा जय मिलते हैं जी। जी जय श्री नमस्कार। राम, हर हर महादेव। हर हर थैंक यू वेरी मच, आपने जी समय दिया मुझे।